अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से, वो ये कि हम देख रहे हैं कि मईशत जो है वो मुस्तहकम हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। एक हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान इकॉनमी वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हमने देखा कि यहाँ पर लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब करते हुए ये कहा कि तमाम जो इकॉनमिक इंडिकेटर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल है, इंटरेस्ट रेट भी हम देख रहे हैं कि डाउन साइड पर जो है मरहला या ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और तमाम जो हम बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ही जब बात हो रही है तो रेमिटेंसेस के नंबर्स हमने देखे बहुत ज़बरदस्त लास्ट ईयर यानी कि जो फिस्कल ईयर गुजरा है उसमें पंच हुए। और इस ईयर की जो तैयारी है वो स्टार्ट से ही ऐसे दिखाई दे रही है कि जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। नए रेमिटेंसेस के हम कह सकते हैं हमारे जो टारगेट है उसको ब्रेक करेंगे, लास्ट ईयर का जो अमाउंट है उसको ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट के नंबर्स भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के और ख़ासकर वर्चुअल वर्ल्ड के, तो पाकिस्तान और अमेरिका का अगर हम थोड़ा सा रिलेशन देखें इसके अंदर ब्लॉकचेन के हवाले से और डिजिटल असासों पर तमाम हम कह सकते हैं कि जो एक कोऑपरेशन है उसको फ़रोग देने के लिए गौर किया जा रहा है, उसके लिए यकीन दहानी करवाई गई है और साथ साथ इसके ऊपर मज़ीद ताउन भी किया जाएगा जितना हो सकेगा। वर्चुअल करेंसी के हवाले से यानी कि डिजिटल असासों के हवाले से जो है वो काम होगा और पाकिस्तान एंड यूएस दोनों ही इस पर मिलजुल कर काम करेंगे। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और सऊदी अरब के हवाले से बात करें जहां हमारे बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जहां हमारे रिलीजियस इंस्टिंक्ट्स भी अटैच हैं, वहीं हमारे पास सऊदी अरब का पाकिस्तान में पावर सेक्टर यानी कि हम कह सकते हैं और ख़ासकर माइनिंग एंड मिनरल के हवाले से बात करें तो इन दोनों शोबों में इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको देखा जा रहा है। उसके प्रोजेक्ट्स को जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं और जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलकर यानी कि जॉइंट वेंचर करके काम करें वो कितना अच्छा होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जब हम डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मलेशिया से तमाम ट्रेड के हवाले से जो है बड़े ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं। वो देख रहे हैं कि तमाम जो इम्कानात हैं उसके भरपूर इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा और मलेशिया के साथ अपने जो ट्रेड है और अपने जो है उसको बहाल किया जाएगा और उसको मज़ीद जो है वो और इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकॉनमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग ऐसे माली मसाइल हैं जो माहौलियाती तब्दीलियों के असरात कम करने और पायदार तरक्की के लिए फ्राहम किए जाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये फाइनेंसिंग निहायत अहमियत रखती है क्योंकि सैलाब, खुश्क साली और तवानाई बहरान जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी के फरोग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सरमायाकारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड IMF के दरमियान जारी मुज़ाकरात में क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम उनसर के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान को हालिया बरसों में शदीद मौसमियाती तगय्युरात और माहौलियाती आफात का सामना रहा है। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आइंदा 2 वर्षों में $1 अरब 30 करोड़ फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई है जो मुल्क के लिए तवानाई के मुतबादल ज़राए, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जारी $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का दूसरा जायजा भी ज़ेरे बहस है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पाकिस्तान के लिए दोहरा फायदा रखती है। एक तरफ ये माहौलियाती पायदारी को फरोग देती है जबकि दूसरी तरफ मईशत में सरमायाकारी, रोजगार के मौके और ग्रीन पॉलिसियों के निफाज के लिए मददगार साबित होती है। यूं क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम न सिर्फ पाकिस्तान के माहौलियाती मुस्तकबिल के लिए उम्मीद की किरण है बल्कि माशी इस्तेहकाम के अमल में भी एक अहम कदम साबित हो सकता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी और हम बात करें हैं पाकिस्तान और IMF की इस हम कह सकते हैं कि इस इशू के ऊपर मुज़ाकरात जो कि है क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के हवाले से। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन स्टूडियो। खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर वहीद शेख साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। आमिर साहब, सबसे पहले ये बताइए, पाकिस्तान और IMF के क्लाइमेट फाइनेंस प्रोग्राम के हवाले से डिस्कशन हो रही है, ये मुज़ाकरात जारी हैं, क्या समझते हैं हर साल जब भी बारिश होती है थोड़ा सा एक नेचुरल डिज़ास्टर्स का ख़तरा रहता है और हर बार ये लगता है कि सैलाब ना आ जाए, इश्यूज़ क्रिएट ना हो जाए। इससे 3 साल पहले भी हमने ये वक्त देखा था कि जो क्रॉप्स थी हमारी बहुत डैमेज हुई थी। इस बार भी यही सिचुएशन है। देखें ना जी, क्लाइमेट चेंज जो है ना पूरी दुनिया में इस वक्त इसका चल रहा है, ख़ास तौर पे जो है ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से पूरी दुनिया में मामलात चल रहे हैं। तो
پاکستان جو ہے نا ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہا ہے اس سے، اور IMF کو اور دوسرے ورلڈ بینک اور دوسرے بینکس بھی جو ہے نا ان کے بھی نظر میں ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. تو اب اس کے حوالے سے ہمیں اپنی ہنگامی صورتحال میں ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، نئے ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے، نئی کراپس کو اس کے مطابق ہمارے ویدر کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کے کام میں IMF کے ساتھ پاکستان جو ڈیل کر رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے اور اس کو ہنگامی بیسس پہ کام ہونا چاہیے. اور ابھی ویسے بھی ٹرانچ آنے والی ہے، یہی وقت تھا کہ ہم یہ ڈسکس کریں. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ریجنل ڈپلومیسی، US کے ساتھ ریلیشن، سعودی عرب کے ساتھ ایک نیا ایرا اسٹارٹ ہو چکا ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ریجنل کنیکٹیوٹی، اور دوسرا یہ کہ آف کورس گلوبل ورلڈ سے ہی کنیکشن پورا بلڈ اپ ہو رہا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ریجن کے ساتھ کنٹریز ہیں، جیسے یورپین کنٹریز ہیں، ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو جب تک ہم اپنے ریجن کے ساتھ مضبوطی پیدا نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز بہتر نہیں کریں گے، جیسے ہمارے ملک ہمارے ایران ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، سینٹرل ایشیا ہے، پھر اس کے ساتھ آگے جو کنٹریز لگ رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ایک اور ہمسایہ ملک ہے. تو یہ سب چیزیں جب تک یہ معاملات سب کے ساتھ بہتر نہیں چلائیں گے، ٹریڈ کو ایک دوسرے کے ساتھ بہتر نہیں کریں گے. دیکھیں ایک ہم ریجن میں ٹریڈ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، نہ کہ جا کے امریکہ میں یا یورپ میں جا کے. تو ہم اپنی ریجن کو زیادہ مضبوط کریں تو میرا خیال اس سے بہتری ہوگی، سب ملکوں کا فائدہ ہوگا. اور US کے ساتھ تو ہمارے آف کورس ایک الگ ڈفرینٹ ریلیشن ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ایک ٹیرف کے حوالے سے سب سے کم ہے ریجن کے اندر، تو یہاں بھی ایج مل سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم US کی بات کریں تو بلاک چین اور کرپٹو کرنسی، یہ ایک نیا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹریڈ کے اسپیکٹ سے ورچوئل کرنسی کے حوالے سے یہ چیزیں ڈیجیٹل کرنسی اب دیکھیں فیوچر ہے ہی اس کا. ہماری جو کرپٹو کرنسی ہے، بٹ کوائنز ہے، یہ ساری چیزیں اب جو ہے نا پوری بلاک چین کے تھرو یہ ساری جو ہے ٹریڈ جو ہے پوری دنیا کی اب ان کے ساتھ منسلک ہو رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے. اور پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ابھی پیچھے ہے. پاکستان میں اس میں ہنگامی بیسس پہ کام کرنا چاہیے، کرپٹو میں، یہ بلاک چین اور یہ سب چیزوں میں پاکستان کو آگے آنا چاہیے. اب تو لائسنسنگ بھی ہو رہی ہے، اور جتنی جلدی سے ہم اس کو اسٹیٹ بینک جتنی جلدی اس کی ریگولیشنز کر لے گا اتنا اچھا ہوگا، اور اتنی جلدی ہم جو ہے وہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیٹ کر سکیں گے. رائٹ. اچھا عامر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے لنڈن اوورسیز پاکستانی سے جو ہے وہ خطاب کیا، اکانومی کے حوالے سے بات چیت کی، ریمیٹنسز کی مبارکباد دی، اور بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ ایمبیسڈرز ہیں پاکستان کے، اور ریمیٹنسز آف کورس بڑھ چکے ہیں. اکانومی کے حوالے سے اب فیسیلیٹیشن کی طرف جایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اوورسیز کا جو پیسہ ہے وہ بھی اسٹرانگ یہاں مضبوط رہے اور محفوظ رہے. دیکھیں جی اوورسیز نے ہمیشہ پاکستان کی ہیلپ کی ہے، پیسہ پاکستان میں بھیجا ہے، اور جو تھرو جو لیگل چینل ہیں ان کے تھرو زیادہ پیسہ بھیجنا شروع کیا، کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال 2 سال سے آپ سمجھ لیں کہ ہماری کرنسی جو اسٹیبل ہے. اس وجہ سے ہمارا جو پیسہ جو ہے پاکستان میں دوسرے روٹس کے علاوہ ڈائریکٹ چینلز کے تھرو آ رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کو فردر آپ انسینٹیو دیں، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جتنے پیسے بھیجے اس کے مطابق پاکستان میں ان کو انسینٹیو ملنا چاہیے. مثال ہے کہ کوئی $10,000 بھیجے یا $1,00,000 بھیجے یا $10,00,000 سلیبز بناتے جائیں، لوگوں کو انسینٹیوائز کرتے جائیں، انسینٹیو دیتے جائیں. تو یہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے، اگر 40 بلین ہے تو ہو سکتا ہے اگلے سال 50 بلین ہو جائے، اس سے بھی زیادہ پلس ہو جائے. تو یہ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اوورسیز پاکستانی جو دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں، تو اب پاکستان کے لیے وہ خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی جو خدمت کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ چاہیے کہ ان کو کچھ دیں. بالکل. اچھا عامر صاحب ایک اور چیز، جب ہم ڈفرینٹ کنٹریز سے ریلیشن کی بات کریں تو وہیں سعودی عرب کے ہم انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ اب ریلیشنز میں آ چکے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر بات کریں پاور سیکٹر کے اندر، مائننگ اینڈ منرل کے اندر بہت اپرچونیٹیز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کریں. تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بھی آ سکتی ہیں، ایک تو مائننگ اینڈ منرل میں، اور دوسرا یہ پاور سیکٹر میں کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی مائن اینڈ منرلز میں تو بہت زیادہ ہمارا اسکوپ ہے. پاکستان میں ہمارے بے شمار جو ہیں ہڈن پڑے ہوئے، جو ہمارے جو خزانہ ہے بہت زیادہ چھپا ہوا پڑا ہے. اس کو ہم جو ہے نا ایک لیگل وے سے، لیگل چینل سے لوگوں کو اٹریکٹ کریں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تحت لوگوں کو بیچ میں لے کے آئیں، یہاں کے لوگ بھی شامل ہوں جن کے پاس مائنز پڑی ہوئی ہیں وہ چلا نہیں پا رہے. تو اس طرح کنیکٹیوٹی کر دی جائے، جیسے کہ سعودیہ کے یا دوسرے ملک جو بھی آنا چاہیں پاکستان میں، خاص طور پہ سعودیہ بڑا کین ہے اس وقت. وہ جو ہے جیسے آپ نے کہا وہ آپ کے پاور میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، 1-2
जो है डिस्कोज वो ख़रीदना चाह रहे हैं। इसी तरह वो जो है माइंस एंड मिनरल्स में भी आना चाह रहे हैं, और प्लस जो देखें हमारी जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन है उसमें भी उनको मेरा ख्याल आना चाहिए। जो आजकल जो शेल के कोर के थ्रू जो ऑयल हमारी एक्सप्लोरेशन है तो वो बहुत बड़ा एक स्कोप हो सकता है पाकिस्तान के लिए। फिर प्लस वो ऑयल रिफाइनरीज में पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1-2 कंपनीज आ भी चुकी हैं सऊदीया की, अब फर्दर भी पाकिस्तान में आ जाएँ तो अरामको जी बिल्कुल आ चुकी हैं। बाकी मैं समझता हूँ अगर और आ जाएँ कंपनी तो पाकिस्तान और सऊदीया का जो रिलेशन है एज ए बदली जो कंट्रीज है मुस्लिम कंट्रीज और अच्छा हो सकता है, और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अच्छा हम अब मलेशिया के हवाले से बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इनके साथ ट्रेड के हवाले से जितने एफर्ट्स हों वो भी किए जाएं, और दूसरा ये कि ट्रेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक्सप्लोर किए जाएं। तो किस चीज़ के अंदर ट्रेड हो सकती है ज़्यादा, क्योंकि हम तो इम्पोर्ट करते हैं अगर पाम ऑयल जी हम देखें जी अभी तो हम रिलाय कर रहे हैं पाकिस्तान, हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है। हम एक्सपोर्ट्स में हमें राइस एक्सपोर्ट पे काम किया जा सकता है, मीट के हवाले से बहुत ज़्यादा मलेशिया मीट के हवाले से बहुत बढ़िया एक स्कोप है, बहुत बड़ी मार्केट है। मलेशिया बाहर से इंपोर्ट करते हैं मीट। पिछले साल भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, 200 मिलियन जो है ना डॉलर की एक मीट की एक्सपोर्ट के हवाले से काम किया था, लेकिन हमारे वो जो रेड टेपिज्म है उस वजह से वो हमारी वो भी एक्सपोर्ट भी मीट नहीं हो सकी। अच्छा ये आपने सही फरमाया, लेकिन मीट राइस यानी कि आप समझते हैं कि फूड सेक्टर के अंदर गुंजाइश है बहुत ज़्यादा? फूड सेक्टर है, फिर हमारे माइंस में जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, इस तरह की बेशुमार चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत अच्छा काम होता है, वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं वहाँ पे मलेशिया के, तो वो उससे हमारे फ़ायदा उठा सकते हैं। बल्कि हम जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आर्किटेक्चरल जो सिस्टम है वहाँ से लोगों को बुला के पाकिस्तान में उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। राइट, आप समझते हैं कि ये सर्विसेज सेक्टर में भी और एक्सपोर्ट में भी दोनों में गुंजाइश है, और पाकिस्तान जो है काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश, पूरी एक बहुत बड़ी मार्केट है। खाली मलेशिया के सराउंडिंग आप देख लें, सिंगापुर है और दूसरी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, ये सब एरिया को हम कवर कर सकते हैं। राइट अच्छा आमिर साहब, मैं अगेन आपसे जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे पूछा था, मैं मज़ीद उसी टॉपिक के ऊपर आना चाहूँगी, वो पाकिस्तान और IMF के हवाले से। ऑफ कोर्स हम जब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो इससे पहले आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस में ये बात जो है वो उठाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त PDM गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त के दौर में भी ये चीज़ का आगाज़ किया गया था। शर्म एल शेख में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये प्लेज होगा अमाउंट पाकिस्तान को और इतना जो है वो दिया जाएगा, और क्लाइमेट का जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए, वो भी नहीं मिला। और अभी भी कार्बन एमिशन के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लेस कार्बन एमिटेड कंट्री है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ का जो एक खमियाजा है वो पाकिस्तान भुगतता है। तो वो पाकिस्तान को उसके कार्बन क्रेडिट्स मिलने चाहिए ना। वो पिछले जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे शर्म एल शेख में, तो मेरे ख्याल $10 बिलियन की पाकिस्तान को कमिटमेंट हुई थी, मगर अमाउंट तो नहीं मिला अभी तक उसमें मेरे ख्याल कुछ भी नहीं मिला, 400-500 मिलियन मिला होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिला। तो वही पैसा अगर वो जो कार्बन क्रेडिट्स के पैसे हमें मिले, उसके हम डैम्स बना सकते हैं, अपनी नहरें बना सकते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसको बहुत बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जो हमारे जो बैरन एरियाज़ हैं, जो हमारी जो बंजर ज़मीनें हैं, उनको हम सैराब कर सकते हैं, और उन पे पाकिस्तान उस पर वैल्यू ऐड करके बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में भी इजाफा कर सकता है। तो इस पर हमें मेरे ख्याल हंगामी बेसिस पे पाकिस्तान को। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो फौरन UNGA में स्पीच देते हुए कह दिया था कि जो हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं कंट्रीज, उनको आप जो है वो लोन ना दें, बल्कि बिजनेसेस की बात करें या कोई ऐसी एड की बात करें जो कि उनको इस डिजास्टर से तो निकाल सकें एटलीस्ट। देखें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने एक अच्छी डायरेक्शन ले ली है कि हमें एड नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए। तो ट्रेड में हम बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम कब तक एड लेंगे, कब तक एड से गुजारा करेंगे। अब ट्रेड जितनी ज़्यादा हो सकेगी, पाकिस्तान में भी लोगों को मैं ये समझता हूँ, हम आम सबको जो आम आवाम है उसको भी चाहिए, हम लोकल मार्केट के साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने बिजनेस प्लान करें कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हम कब तक IMF के प्रोग्राम्स में जाएंगे? हम ये सोचें कि पाकिस्तान के लिए हमने पैसे जनरेट करने हैं, पाकिस्तान के लिए डॉलर जनरेट करने हैं, तो इस पर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अच्छा, ये जो फ्लड अभी ऑनगोइंग है, इससे हमने देखा काफ़ी क्रॉप्स भी डैमेज हुई, ऑल्दो इतनी नहीं हुई जितना एक एस्टिमेटेड था, लेकिन फिर भी इसका एक इम्पैक्ट है। आप क्या समझते हैं कि जो नेक्स्ट क्रॉप्स होंगी वो कितनी ज़्यादा बम्पर हो सकती हैं? क्योंकि ये भी एक फिनोमेना है कि जब फ्लड्स आते हैं तो उसके बाद जो बम्पर क्रॉप्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बम्पर क्रॉप्स आपकी नेक्स्ट क्रॉप तो आपकी गंदम की है। अभी फ़िलहाल हम गंदम की शॉर्टेज पे चल रहे हैं जी। अभी हमारी जो नेक्स्ट आने वाली क्रॉप से पहले गंदम हो सकता है शॉर्ट हो जाए,
उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उस पर भी इनको काम करने की ज़रूरत है। बाकी गंदम की फसल अच्छी हो सकती है इस क्रॉप के बाद, सैलाब के बाद, लेकिन फर्दर जो नेक्स्ट क्रॉप आनी है उस पर खुदा ना करे फिर कोई सैलाब आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, नेक्स्ट ईयर में क्या हो सकता है ये तो अल्लाह को पता है। तो इससे हमें बट वी आर ऑप्टिमिस्टिक, हम कुछ तो अच्छा सोच सकते हैं। बहरहाल हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि अच्छी बम्पर क्रॉप्स हो सकती हैं नेक्स्ट जो है। अच्छा, जो राइस की क्रॉप्स हैं इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? हमारी एक्सपोर्ट ऑलरेडी आप समझते हैं कि $4 बिलियन तो लास्ट ईयर हमने किया है, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन? देखिए हमारी कुछ एरियाज जो राइस के अफेक्ट हुए हैं, जो क्योंकि यही सितंबर उनकी कॉस्ट होती है और उसमें कुछ एरियाज अफेक्ट हुए, लेकिन इतना ज़्यादा राइस वाले तो ये चाहते थे कि वो 2 क्रॉप्स उठाएं इस बार। हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। वो कुछ एरियाज में, कुछ आप मैंने 2 से 3 किलोमीटर जो एरियाज है वो रेडियस दोनों तरफ वो अफेक्ट हुआ होगा बहुत ज़्यादा, और उससे जो है वो एरियाज में नुकसान हुआ होगा। तो मेरा ख्याल है ये जो आने वाली जो क्रॉप्स हैं वो उसको कवर कर लेंगी, जो नेक्स्ट आने वाली क्रॉप। अच्छा, इकोनॉमी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ट्रेड के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से काफ़ी जो एक इनिशिएटिव्स हैं लिए गए, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई, बड़े मेजर स्टेप्स लिए जिसका इम्पैक्ट है। नेक्स्ट ईयर में आपकी क्या एक फोरकास्ट है कि आने वाले दिनों में हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर कितने जनरेट हो सकते हैं इस साल इतने एफर्ट्स के बाद, और हमारे रेमिटेंसेस कितने हो सकते हैं? ऑल्दो एक अगर हम क्यूमुलेटिव फिस्कल डिसिप्लिन की बात करें तो वो क्या हो सकता है? देखिए मैं ये बहुत ज़्यादा आप इस पर हम हाई नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा कि आप 1-1.5 बिलियन से ज़्यादा आप शायद जो है ना बढ़ा ना सकें। तो इस बार हमारे पास वर्चुअल करेंसी भी है, वर्चुअल करेंसी भी है, फिर प्लस आप जो आईटी की एक्सपोर्ट है ना उस पर हम आप ज़्यादा काम करके उस तरफ से आप ज़्यादा रेवेन्यू ले सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारा हमसाया मुल्क है उस पर काफ़ी ज़्यादा बैन्स लग गए हैं अमेरिका की तरफ से, तो वो वाला जितना बिजनेस हम पाकिस्तान का वो उठा सकते हैं, और पाकिस्तान उस पर काम करके हमें जो आईटी के वाले से हम एक्सपोर्ट में $2-3 बिलियन का उसमें इजाफा कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप समझते हैं 30-35 बिलियन यही एक जी 1-2 बिलियन प्लस माइनस होगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जी। तो हमारा जो इम्पोर्ट से जो हमारा एक प्रोपोर्शन होता है वो कितना होगा? इम्पोर्ट तो हमारी है ही हैं, जो हमारी देखें ना अब की बार तो कार्स की भी इम्पोर्ट है जी, इम्पोर्ट आप 5 साल पुरानी कार्स भी आपने अलाउ कर, और इसके अलावा देखें पाम ऑयल है आपका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट है, सोयाबीन सीड, एडिबल ऑयल सीड्स हैं, फिर आपकी पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको ये हालात की वजह से हो सकता है आपके थोड़ी सी पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ जाए, अगर उससे बढ़ेगा तो आपका जो इम्पोर्ट बिल उस पर इफेक्ट आ सकता है। राइट तो आप समझते हैं $70-80 बिलियन की इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस मिला के हमारा प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो जो ट्रेड डेफिसिट है वो बेहतर होता जा रहा है, जो हमारी रेमिटेंस है उनकी वजह से जो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। राइट चलें जी, आमिर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और काफ़ी डिटेल हमने इकोनॉमी के हवाले से बात की। थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। हम डिस्कशन कर रहे थे, इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे, खासकर हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी आ रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो एफर्ट्स हैं और ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दिए कि उन्हीं की वजह से रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं और उन लोगों के लिए आने वाले दिनों में फैसिलिटेशन के लिए काम किया जाएगा, पाकिस्तान में उनको वेलकम करने के लिए, उनकी इन्वेस्टमेंट को वेलकम करने के लिए काम किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमने देखी कि इस वीक के अंदर भी एक स्टार्टिंग ऑफ द वीक यानी कि आज के दिन ही जो है वो एक अच्छे न्यूज़ के साथ जो एक रैप होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन दिखाई दे रही है। आज के अपडेट देखते चलते हैं, मार्केट के क्या अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन्स। सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,62,257 पे मार्केट का आगाज़ हुआ आज के दिन का। आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त मार्केट में नंबर्स जनरेट हुए हैं। हायर साइड पे मार्केट गई 1,63,903.62, लोअर वाज 1,62,058.64 एंड फाइनली क्लोजर 1,63,847.68। एक ज़बरदस्त तेज़ी के साथ इस वीक का आगाज़ और मार्केट में रोल ओवर वीक जो है वो ख़त्म हुआ फ्राइडे के दिन। तो आज के दिन बहुत ज़बरदस्त नंबर्स जनरेट हुए, यानी कि हायर साइड पे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 1,63,000 का लेवल हम अचीव कर चुके हैं। ये हम कह सकते हैं हिस्टोरिक डेज हैं मार्केट के लिए और बहुत ही अच्छे दिन हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। Stand by, rolling, cue. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम। Welcome to the all new season of Pakistan Idol. इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से, हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्सा। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पोर्ट कासिम को दुनिया का 9th तरक्की याफ्ता पोर्ट करार दे दिया है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। यहाँ पर ट्रेड के हवाले से बहुत हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ होती हैं और ख़ासकर ये रेटिंग आना पाकिस्तान के लिए बड़ा ही हम कह सकते हैं एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। आने वाले दिनों में फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर मज़ीद बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और मज़ीद इसके ऊपर काम होगा और यकीनन हमारी जो रैंक्स है वो भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट्स में रकम जो है वो बर वक्त अदायगी पर स्टेट बैंक की वजाहत, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे। साथ साथ हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में आज हम कह सकते हैं एक नया दौर मजीद जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए साइकोलॉजिकल बैरियर्स बन रहे हैं और 1,63,000 का लेवल जो है वो जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ये साइकोलॉजिकल बैरियर अचीव कर लिया है इंट्राडे हाई में और क्लोजर में तकरीबन हमने देखा अभी कि एक अच्छा कंसोलिडेटेड मार्केट देखी गई है 1,63,000 के साथ। तो बड़ी खुशाइन बात है, मार्केट के नंबर्स ऐसे ही अच्छे रहे, ऐसे ही पॉजिटिव रहे। कुछ हम रिजल्ट्स भी देख रहे थे, कुछ हम जो एक हम कह सकते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स की ईएनपी सेक्टर में बहुत अच्छी पोजीशंस देख रहे थे और हमने रिसेंटली जो है वो हमने सर्कुलर डेट के इश्यूज को सॉर्ट आउट होते हुए देखा। तो रोल ओवर वीक में भी मार्केट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर को करार दे दिया है, यानी कि जो लास्ट डेट है कल के दिन 30 सितंबर है। तो वो लोग जिन्होंने अभी भी अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करवाए हैं उनके लिए ये लास्ट डे मौजूद है। सो जल्दी जल्दी आएँ और अपने जो हम कह सकते थे कि तमाम जो अपने रिटर्न्स हैं फाइलिंग के हवाले से मामला हैं उनको भी सॉर्ट आउट करें और एक पाकिस्तानी होने का सबूत दें। जितना ज़्यादा हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे उतना ही ट्रांसपेरेंसी आएगी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सलमान साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं खासकर मैं वर्ल्ड बैंक के हवाले से ही पूछना चाहूँगी कि वर्ल्ड बैंक ने पोर्ट कासिम को दुनिया का 9th हम कह सकते हैं तरक्की याफ्ता पोर्ट करार दे दिया है। कितना ज़्यादा ये खुशाइन बात है? नहीं जी, बहुत खुशाइन बात है और ये इस सिनेरियो में है कि जब मिनरल और माइंस के लिए पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ बढ़ने की बातें आ रही हैं, अमेरिका भी, सऊदी अरब भी और बहुत सारे दीगर ममालिक पाकिस्तान में जो है वो मिनरल और माइंस के हवाले से बहुत बड़ी बिजनेस एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं। रिकॉर्ड एक ऑलरेडी काम हो चुका है जहाँ कम से कम $40 करोड़ की तो सिर्फ वर्ल्ड बैंक ने जो है अप्रूवल दी है। तो यकीनन ये इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक आपके पास एक एडवांस लेवल की पोर्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है जो उसको हैंडल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पोर्ट कासिम जो है जिसको वर्ल्ड बैंक ने रिकग्नाइज करा है और 9 बेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी और आइंदा आने वाले दिनों में हमें इससे मजीद जो है इसमें फ़ायदा होगा। राइट। अच्छा, अब हम बात करें ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट्स के हवाले से। तो रकम की बर वक्त अदायगी पर स्टेट बैंक की वजाहत है,
تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا؟ اس سے مزید ٹرانسپیرنسی آئے گی؟ اور بینکس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، جو کمرشل بینکس جو اس پہ وضاحت کریں گے، تو یہ بینکنگ جو ایک تھرو آن لائن جو ہم کہہ سکتے ہیں ٹرانزیکشنز کو اور فروغ ملے گا اس سے؟ دیکھیں، کرپشن کو کنٹرول کرنا، ٹرانسپیرنسی لانا، ایفیشینسی لانا، یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ساری دنیا میں جو ہے اب ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ منتقل ہوتی جا رہی ہیں، اور جتنا ہیومن انٹرفیرنس کم ہوتی ہے اتنا ہی ایفیشینسی بھی بڑھتی ہے، پلس کرپشن کا امکان بھی کم ہوتا ہے اور ایک اچھی سروسز ملتی ہے۔ اور یہ برانچ بینکنگ جو ہے، یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ٹیکنالوجی جس میں ہیومن کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یہ بڑا اچھا ہے، اور یہ کافی پہلے پاکستان میں ویسے شروع ہوا ہے اور ابھی تک تجرباتی مراحل میں رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ مور دین 50% جو ہماری اکنامی ہے وہ کیش پہ ڈیل کرتی ہے، تو جب اگر اس طرح کی ہم ٹیکنالوجی پرووائڈ کریں گے، سروسز دیں گے، تو یقیناً اس میں بھی جو ہے کنٹرول آئے گا، اور یہ بڑا اچھا ایک سلسلہ جو ہے وہ پاکستان میں رہے گا۔ اچھا سلمان صاحب، جب ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی جو تاریخ ہے وہ یعنی کہ کل جو 30 سپٹمبر ہے، اسی کو ایک حتمی ڈیٹ قرار دے دیا ہے۔ اس کے حوالے سے بتائیے، کیا یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کل کے دن میں بھی کوئی آ جائے نیوز، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے امکانات ہیں؟ کیونکہ ہر سال تو کوئی نہ کوئی 15 ڈیز کی ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے۔ دیکھیں، ٹل دا 11th آور، یہ آخری سیکنڈوں تک جو ہے یہ خبر ہمیشہ آتی رہی ہے، اور جو ہے یہ اب تک تو یہ لگ رہا ہے اس کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم پاسبل لوگ جو ہیں اس چیز کو جو ہے وہ ٹائملی جو ہے وہ اویل کریں، اور ٹائملی جو ہے اس کو اپنی جو ہے چیزیں وہ اچھی کر لیں۔ اور اب تو جب آن لائن کے سسٹم ہیں اور ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ زمانہ ہے، اور اب بہت سمپل ہو گیا ریٹرن فائل کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اویل کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ ہو پائے یا نہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ تو ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن آف کورس ہونا چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بھی ہینگ کر جاتی ہیں، وہ بھی اس میں بھی گلچز آ جاتے ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، ایک اور چیز بتائیے کہ اس بار کہا یہ جا رہا ہے کہ فائلرز کی تعداد بڑھ سکتی ہے، آلریڈی وی ہیو 7 ملین فائلرز۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس بار جو ہے وہ نیو ہیپننگ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، حکومت کی کوشش ہے، ایف بی آر کی کوشش ہے، بھرپور کوشش ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور یہ یقیناً اس سال بڑھے گی، اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور اچھے فگر جو ہمیں آنے کی امید ہے، بہت زیادہ میں اس میں ہے۔ اور جو اب تک کی ہم نے جو اطلاعات دیکھی، جو میڈیا پر ہم نے دیکھی، اس کے مطابق ان کی ہوپ ہے کہ وہ اچھے ایک نمبرز آئیں گے، اور جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے، آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے فائلرز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، تو اس کو یہ میٹ آؤٹ کریں گے، تو امید اچھی ہے انشاءاللہ۔ رائٹ۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا سلمان صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے نیو لیولز کی، منڈے کا دن ہے، بڑا ہی مثبت آغاز ہوا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے کہ اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس، اس کے سائیکولوجیکل بیریئر، آج کل کیا کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ، یہ اسی سوال کا میں انتظار کر رہا تھا، اور آپ نے وہ نہیں، میں نے آپ کو پورا تفصیلی ٹائم دیا ہے اس سوال کے بعد، میں نے کہا آپ کو اچھے سے بولیں پھر۔ نہیں انشاءاللہ بالکل، اور کیوں نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ ایک نئے ریکارڈ پہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جا رہی ہے، والیوم وائز، انڈیکس وائز، اور ہر طرح کی ٹریڈنگ وائز، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ محض اتفاق ہے۔ ہماری جو کارپوریٹ ارننگز ہیں وہ ریکارڈ ہائی پر ہیں اس وقت، ہمارے جو پے آؤٹس ہیں، ڈیویڈنڈ پے آؤٹس ہیں، ریکارڈ ہائی پر ہیں، اور اربوں ڈالر کی ریپیٹریشن آف پروفٹس ان ڈالر ٹرمز، ڈیویڈنڈ کی اور یہ کیپٹل گین کی فارنرز پاکستان سے کر چکے ہیں، اربوں ڈالر الحمدللہ، اور یہ ریکارڈ ہائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہے وہ کئی سالوں کی ریکارڈ ہائی پر گئی ہے، تھرو ویریس سورسز جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں فارنرز کی انویسٹمنٹ آئی ہے، جو پچھلے کافی عرصے سے جو سلو تھی اور ڈل تھی اور وہ تھی، لیکن اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز اسٹیبل ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी करेंसी स्टेबल है। सबसे बड़ी बात ये पिछले कम अज कम 2-3 साल से जो है करेंसी स्टेबल है। हमारा इन्फ्लेशन रेट जो एक वक्त में 40% पर चला गया था वो अब मिनिमम लेवल पर आ चुका है, कई सालों के मिनिमम लेवल पर है। इंटरेस्ट रेट जो है, पॉलिसी रेट जो उसमें ऑलरेडी 50% की कमी 22% से वो 11% पर जो है वो आ चुका है और मजीद नीचे जाने की उसमें गुंजाइश मौजूद है। और इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स स्टेबिलिटी हैं। फिर दूसरी तरफ हम आते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, तो उसमें जो अचीवमेंट पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान की तारीख में तो दूर की बात है, शायद ही किसी मुल्क को इतनी ज्यादा अचीवमेंट इतने कम अरसे में मिली है जो इस हुकूमत को मिली है। और जिस तरीके से अमेरिका, सऊदी अरब, चाइना, ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुकात डेवलप हुए हैं, इसकी कोई मिसाल किसी दुनिया की किसी और मुल्क की तारीख में, पाकिस्तान तो दूर की बात है, वहां पर भी नहीं। और उसका क्रेडिट यकीनन हमारी मौजूदा हुकूमत, उनके फाइनेंशियल टीम और उसके साथ साथ जो है जनरल आसिम मुनीर को जाता है कि जिनकी अनथक मेहनत, कोशिश और लगन से कहां से इन लोगों ने पाकिस्तान को पिक किया है आप सोच नहीं सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान वो क्या वक्त था जब डिफॉल्ट के खतरात थे, जब ये कहा जाता था कि डिफॉल्ट हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। बहुत मुश्किल वक्त था। यू आर वेरी राइट। बहुत मुश्किल वक्त हम देख कर आ रहे हैं। चंद हफ्तों के हमारे पास रिजर्व थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज कम से कम 2.5 महीने के हमारे पास रिजर्व मौजूद है, इम्पोर्ट बिल को कवर कर सकते हैं। और हमारी रेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती जा रही है और मजीद बढ़ेगी, मजीद इसमें जो है वो बेहतरी आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो रहा है। LSM ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये वजह है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो मैं समझता हूँ नाउ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट राइट नाउ इन द वर्ल्ड, और अभी भी इसमें काफी गुंजाइश है क्योंकि बड़े अट्रैक्टिव लेवल अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। प्राइस अर्निंग अभी भी कम है हमारे इस खित्ते में हमारी स्टॉक मार्केट का, तो इसमें अभी भी मजीद गुंजाइश है। और इसकी ये रिफ्लेक्शन है हमारी हुकूमत की कोशिशों का, हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। बिल्कुल सलमान साहब, अगर हम देखते हैं पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद, ये मार्का हक के बाद जो कि पाकिस्तान की पोजीशन हुई है और फॉरेनर्स का जो एतमाद हुआ है पाकिस्तान की, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें या ओवरऑल अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, तो यहाँ पर लग रहा है कि तमाम जो एक हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। इसके हवाले से बताइएगा। और ख़ासकर जो SIFC की कोशिशें जो एक दो सालों के अंदर ही हमने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज देखी हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत मैं समझता हूँ SIFC का किरदार इस वक्त एक बुनियादी किरदार है, रीढ़ की हड्डी का किरदार है जो इस वक्त वो अदा कर रही है। और ये सिविल मिलिट्री हाइब्रिड सिस्टम बहुत कामयाबी से चल रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक फ्रंट पे जो है बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स जो है वो हासिल हुई हैं, हो रही हैं। और यही वजह है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज दुनिया के तकरीबन हर मुल्क और हर बड़ा इन्वेस्टर, हत्ता कि रशिया और वो वाले बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कभी पाकिस्तान का कभी जिन्होंने सोचा नहीं था, अब वो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, मिनरल्स में, माइंस में, टूरिज्म में, और जो पाकिस्तान में बेशुमार जो रिसोर्सेज मौजूद है एग्रीकल्चर में जो मौजूद हैं और जो अभी अनटैप्ड हैं और जिसमें बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए वो विलिंग है और चाहते हैं और कांटेक्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन इसका सारा क्रेडिट जो है मैं फिर दोबारा कहूँगा जनरल सैयद आसिम मुनीर, SIFC और मौजूदा हुकूमत की फाइनेंशियल टीम को जाता है कि आज हमारा मुल्क जिस स्टेज पर आ चुका है ये फ्लाई कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें बहुत अच्छी हमें खुशखबरियां मिलेंगी। एक टर्न अराउंड हमें नजर आ रहा है, एक चेंज नजर आ रहा है। Exactly. एक समझ लीजिए कि कौम जो है वो बदल रही है, बदलने जा रही है। आज हमारे पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्कों में इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। तो यकीनन ये मार्का जो इंडिया में जो बदतरीन इंडिया को शिकस्त हुई थी और आज जो इंडिया चारों तरफ से आइसोलेट हो चुका है, और माशी फ्रंट पे तो उसकी वो जबरदस्त तबाही के दहाने पर है। वहाँ की स्टॉक मार्केट में मंदियां आई हैं, वहाँ के कारोबार जो है वो बैठते जा रहे हैं। यकीनन इस सारा क्रेडिट जो है वो मौजूदा हुकूमत और जनरल आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज और उनके अच्छे इक़दाम और उनकी दिलेराना इक़दाम की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, मैं वन लास्ट क्वेश्चन सलमान साहब पूछना चाहूंगी। एक ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस मार्केट की देखी जा रही है, तो क्या लगता है आपको ये जो डेली बेसिस पे हम नए साइकोलॉजिकल बैरियर्स हर वीक भी कोई ना कोई हम देखते ही हैं, 2 या 3 साइकोलॉजिकल बैरियर देख लेते हैं हर मंथ में, तो क्या लग रहा है आपको कि
अब जो मार्केट में ये पोजीशन है ये कहाँ जाके कंसोलिडेट होगी और कहाँ जाके प्राइस अर्निंग मल्टीपल रीजन से मैच करेगी? देखें, ऑप्टिमिज्म है और गुंजाइश भी मौजूद है, और क्योंकि मैंने बताया कि 22% पे इंटरेस्ट रेट था, तो एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी जो है वो बॉन्ड मार्केट में चली गई थी और वो निकल के आ रही है जो बहुत बड़ी तादाद में है। और स्टॉक मार्केट अभी इस वक्त क्योंकि स्टिल अट्रैक्टिव लेवल है, अच्छी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, अच्छे पे आउट्स आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और फिर अभी ग्रोथ शुरू हुई है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इजाफा हो रहा है और दीगर तमाम चीजों में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट जो है वो मजीद बेहतरी का जो है वो मुजाहरा करेगी। आप देखें ना, हाल ही में अच्छा लगे हाथों उनके लिए भी जरा थोड़ा एक आप इन्वेस्टर्स के लिए भी राय दे दें कि कौन से सेक्टर्स हैं जो लुक्रेटिव हैं, और अगर इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं तो किधर जो है वो किस सेक्टर्स में अपने पैसे को जो है वो इन्वेस्ट करें? सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होते हैं और उसमें ईएनपी सेक्टर सर फहरिस्त है। पावर सेक्टर के भी कुछ शेयर्स आते हैं, अब पावर टाइप, यकीनन इनमें गुंजाइश मौजूद है। सीमेंट सेक्टर में क्योंकि डेवलपमेंट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती जाएगी, तो सीमेंट सेक्टर में गुंजाइश है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत गुंजाइश है, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ है। ऑटो सेक्टर के नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं, बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं हमारे ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो सेक्टर में भी जो है काफी गुंजाइश मौजूद है। तो ये तमाम सेक्टर जो मैं 3-4 गिन रहा है, इन सब में पोटेंशियल मौजूद है और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में जो है इनमें आप बेहतरी देखेंगे और सरमायाकारों को चाहिए कि इन सेक्टर्स पर तवज्जो दें। राइट, वेल थैंक यू सो मच। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी एनालिसिस और स्टॉक मार्केट के हवाले से हमने आपको डिटेल्स बताई हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। खासकर हमने देखा है कि ईएनपी सेक्टर, अगर हम पावर सेक्टर की बात करें, क्योंकि सर्कुलर डेट के इशू सॉर्ट आउट होने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिन सेक्टर्स को भी होगा, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ऑटो सेक्टर के अंदर, तमाम सेक्टर्स के अंदर हम कह सकते हैं कि यू नेम इट, और तमाम सेक्टर्स जो है वो अच्छे ही परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यू कैन से कि अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो अभी तो स्टॉक मार्केट में पार्टी शुरू हुई है और इट मींस कि यहाँ पर मजीद बहुत गुंजाइश है कि नए साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ सकते हैं। वेल, कमोडिटीज अपडेट्स देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,96,732 रुपीज़ आप देख सकते हैं। गोल्ड की प्राइसेस जो है वो थोड़ा हायर साइड पे जा रही हैं और अनकरीब जो है ये 4 लाख को टच करने वाली है गोल्ड की पर तोला प्राइस, जबकि लोकल मार्केट के नंबर्स हैं। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,40,495 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 3,762.7 डॉलर। आप देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं गोल्ड की, दिस इज़ द थिंग कि ये इम्पैक्ट कर रही है हमारी लोकल मार्केट के नंबर्स को। ऑयल WTI पे बैरल $64.52 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पे बैरल $69.404 डॉलर। तो ये जो है वो ऑयल प्राइसेस थे। ऑयल प्राइसेस में हम देख सकते हैं थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, जो कि मज़ीद अगर ज़्यादा इजाफा हुआ तो हमारे लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज हमारी जो इन्फ्लेशन है इससे पुश हो जाती है और एक इसका इम्पैक्ट जो है फिर इंटरेस्ट रेट पे भी आता है। तो एक पूरा साइकिल है और ये साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज हम ऑयल के हवाले से भी रेट्स देख चुके हैं और गोल्ड के हवाले से ही बात करें, करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। करेंसी रेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.73 रुपीज़, सेलिंग वाज 330.32। यूके पाउंड बाइंग रही 377.71 रुपीज़, सेलिंग वाज 378.38। यूएस डॉलर बाइंग रही 281.25, सेलिंग वाज 281.75। एक स्टेगनेंट नंबर दिखाई दे रहा है यूएस डॉलर का। एंड चाइनीज यॉन बाइंग रही 39.48, सेलिंग वाज 39.55। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स मौजूद हैं हमारे पास। लेट्स हैव अ लुक। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 75 रुपीज़, सेलिंग वाज 75.13। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.59, सेलिंग वाज 76.73। ओमानी रियाल बाइंग रही 77.22 रुपीज़, सेलिंग वाज 77.36। एंड लास्टली कोयते दिनार बाइंग रही 921.44, सेलिंग वाज 923.07। ये थे करेंसी अपडेट्स। आप देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहे हैं इंटरनेशनली भी एज वेल एज लोकली भी। अगर हम बात करें ऑयल प्राइसेस की तो ऑयल प्राइसेस में भी इजाफा देखा जा रहा है जो कि इम्पैक्ट कर सकता है हमारी इन्फ्लेशन को। एंड अगर हम बात करें करेंसी के हवाले से तो पाकिस्तान की करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, एक स्टेगनेंट पोजीशन पे है और डॉलर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर 281.75 पे इसकी सेलिंग दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि ये एक मोर और लेस सेम ही है, लेकिन
पाकिस्तानी जो करेंसी है वो एक थोड़ी सी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। अगर ये 281 को क्रॉस बैकवर्ड जाते हैं या 280 पे आते हैं तो फिर मजीद जो है एक अच्छा चेंज आएगा। वेल, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।